हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई के रिवीजन क्लास की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम सब स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल वाला पार्ट कवर कर रहे हैं। और जिसमें दोस्तों आज ये इसका लेक्चर नंबर 2 है। और इससे पहले जो है हमने इसके फर्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं बीएमई के रिवीजन क्लास की, वो भी स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल के। ठीक है ना, पहला पार्ट जो है स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल का वो जो है दोस्तों हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। यदि उसे ना देखे हो तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें आपके एग्जाम ऑब्व्यू से बताए गए हैं, सारे न्यूमेरिकल। ठीक है ना, इसीलिए ना देखा हो तो जरूर देख लीजिए उस लेक्चर को। ओके, तो दोस्तों आज जो है इस लेक्चर में जो है हम सब बीएमई के चैप्टर नंबर 8 में जितने भी न्यूमेरिकल वाले पार्ट हैं उन्हें हम कवर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8, 9, 10। ठीक है ना, इन्हीं तीन चैप्टरों में मतलब बीएमई के केवल न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। ठीक है ना, जिसको आज हम सब इस लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, और इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों हम सब कवर किए थे जो कि चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल को। ठीक है ना, जो कि दोस्तों आपके बीएमई में टोटल केवल 4 चैप्टर में ही न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। ठीक है, जो कि एक चैप्टर नंबर 2 में था जिसको हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, और जो है चैप्टर नंबर 8 में है जिसको कवर करने सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, जस्ट इसके बाद जो है चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये टोटल 4 चैप्टर जो है जिसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। ठीक है दोस्तों, जिसे दोस्तों आज जो इस लेक्चर में पूरा आपका जो मैकेनिकल से संबंधित वाला जो भी आपका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो चैप्टर पूरे खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, जस्ट इसके बाद एक लेक्चर और प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम सब देखेंगे इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट का न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित जितने भी पार्ट के न्यूमेरिकल हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है ना, एक सिंगल लेक्चर में। ठीक है ना, इस लेक्चर में केवल चैप्टर नंबर 8, 9, 10 कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कि जो चैप्टर नंबर 8 है, सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो भी एग्जाम ऑब्व्यू से उन्हें सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है ना, जस्ट बाद जो है हम लोग चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 8 में जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें जो है रिलेटेड कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं। सबसे पहले हम सब वो चीज देख लेते हैं। ठीक है ना, सारे फार्मूलों को। ठीक है, जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल हमारे साथ पढ़ेगा ताकि आपको याद होता चले। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है वो है वेग अनुपात। ठीक है, और दोस्तों एक चीज और जान लीजिए, जो चैप्टर नंबर 8 है इसका नाम है गियर। ठीक है ना, क्या नाम है? गियर। ध्यान दीजिएगा, इसका सबसे फर्स्ट फार्मूला ये है कि वेग अनुपात। ठीक है, जिसे इंग्लिश में वेलोसिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है, जिसे हम सब VR से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए वेगानुपात बराबर होता है Na/Nb। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? Na/Nb। जहाँ की दोस्तों ध्यान दीजिए, ये जो N होता है ये होता है चक्रण प्रति मिनट होता है। ठीक है, N क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, N जो होता है ये होता है दोस्तों चक्रण प्रति मिनट। चक्रण प्रति मिनट होता है। ठीक है ना, चक्रण प्रति मिनट होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं आरपीएम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरपीएम। ठीक है ना, एन क्या बताता है? चक्रण प्रति मिनट को बताता है, मतलब आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट को। ठीक है ना, बोलिए इतना समझ पाए। और ध्यान दीजिए, और जो दोस्तों यहाँ पर जो Na लिखा गया है, ठीक है ना, जो A है वो होता है गियर और जो B है वो भी होता है क्या? गियर होता है। ठीक है ना, और जो दोस्तों A होता है, A क्या करता है? मान लीजिए ये कोई गियर है। ठीक है, जो कि मान लीजिए A गियर है और ये क्या है? ये मान लीजिए B गियर है। ठीक है ना, दोनों गियर है, जिसमें देखिए जो N वाला गियर, A वाला गियर है, ये क्या होता है? ये चालक होता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है? ये चलित होता है, जो B होता है। ठीक है ना, चालक किसे कहेंगे? चालक उसे कहते हैं जो किसी अन्य को चलाने का प्रयास करता है। ठीक है ना, तो जो A गियर है ये क्या करता है? B को चलाता है। ठीक है ना, तो जो किसी को चलाता है वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे क्या कि ये जो है यन क्या है? ये चीज जान गया, आरपीएम है। ठीक है, वो भी आरपीएम किसका है? तो चालक शाफ्ट का है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पर शाफ्ट लगा होता है बीच में। ठीक है ना, तो ये चालक शाफ्ट का ये क्या है? आरपीएम है, जो एन है। और Nb जो है वो बी चालक शाफ्ट का, चलित शाफ्ट का। ठीक है ना, बी चलित शाफ्ट का आरपीएम होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो जान गए बी क्या है? यहाँ पर चलित शाफ्ट है और ए क्या है? ये है चालक शाफ्ट। ठीक है ना, और ये आप लोग समझ गए कि आरपीएम होता है। ठीक है ना, बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए, तो वेलोसिटी रेशियो मतलब वेगानुपात बराबर क्या होगा? Na/Nb इक्वल होता है ये किसके?
चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा, ठीक है, मतलब चलित गियर पर दांतों की जितनी संख्याएं होती है उनका आपस में गुणा होता है, अपान में चालक गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा होता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। देखिए यही चीज जो है दोस्तों यहाँ पर हम अर्थात करके लिख दिए हैं, ठीक है ना, मतलब चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा का मतलब क्या है, ये चीज यहाँ पर आपको समझ लीजिए, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कैसे, देखिए यही चीज है वेलोसिटी रेशियो, सेम आपका यही NA/NB है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसे समझाया गया चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा। तो देखिए इसमें जो टी है ना, जो टी है, ध्यान दीजिए, जो टी है इसे बोलते हैं गियर के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसे रफ कर देना है। देखिए इसे बोलते हैं गियर के दांत, गियर के दांत बोलते हैं, ठीक है। गियर के दांत होते हैं जो ये टी होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यही है कि मतलब चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा। तो ये देखिए चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा होता है ऊपर, और नीचे जो है ये चालक गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा होता है, ठीक है ना। तो बोलिए यहाँ सब समझ पाए ना। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी रेशियो बराबर NA/NB होता है, ठीक है ना। इसके इक्वल मतलब चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा बट्टे चालक गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा होता है, ठीक है ना। तो चलिए अब देन आफ्टर आगे बढ़िए। देखिए गियर का पिच, दूसरा फार्मूला क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, गियर के पिच के बारे में, ठीक है। और दोस्तों इसे जो हम रफ कर दे रहे हैं ये वाला जो है, देखिए अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या है गियर का पिच, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा जो गियर का पिच होता है ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर से जितने भी फार्मूले हैं और इनसे बेस्ट जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वही वाला सिर्फ हम फार्मूला आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा रहेगा गियर का पिच, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, और P बराबर होता है πD/T। क्या होता है, πD/T होता है, ठीक है। जिसमें दोस्तों इसमें से आपको ये चीज पता है कि ये जो पाई है, पाई तो आप लोग जानते हैं, पाई का मान 22/7 होता है, या फिर दशमलव रखे तो 3.14 होता है, ठीक है। और डी जो होता है, ये डी जो दोस्तों होता है ये होता है, ये गियर का व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, गियर का व्यास कहलाता है। बोलिए इतना समझ पाए, क्या कहलाएगा, डी गियर का व्यास होता है। और यहाँ पर टी तो आप जाने गए हैं, टी क्या होता है, गियर के दांत होते हैं, ठीक है ना, कितने दांत होता है इसलिए टी से प्रदर्शित करते हैं, ओके। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो क्या हो जाएगा, गियर का पिच बराबर P बराबर πD/T, ओके। अब देखिए तीसरा फार्मूला रहेगा गियर का ट्रेन मान, ठीक है। गियर का ट्रेन मान के बारे में देख लीजिए, ट्रेन मान बराबर होता है 1/वेलोसिटी रेशियो, मतलब 1/वेगानुपात होता है, ठीक है ना। क्या होता है, 1/वेगानुपात, ठीक है ना। तो दोस्तों यही तीनों फार्मूला जो है आपके न्यूमेरिकल में यूज होने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी पे बेस्ड हम लोग सारे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक। और दोस्तों न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, जो कि दोस्तों 2005 और 2014 ये दोनों बार जो है पूछा गया है वो क्वेश्चन, ठीक है ना। उसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो ये पहला फार्मूला है ना आपका वेगानुपात मतलब वेलोसिटी रेशियो, जिसका फार्मूला यहाँ पर लिखा है, देखिए NA/NB इक्वल टू T गुणे TC गुणे TE गुणे TB/TA गुणे TD गुणे TF, ठीक है ना। ये चीज जो है ये प्रूव करने के लिए पूछता है आपका, ठीक है ना, जो कि 2005 और 2014 में पूछा गया, ठीक है। वो ध्यान से सुनिए कैसे पूछता है, वो पूछता है कि संयुक्त गियर ट्रेन, ठीक है ना, संयुक्त गियर ट्रेन या फिर संयुक्त गियर माला, ट्रेन को माला भी कहते हैं, ठीक है ना। संयुक्त गियर ट्रेन के लाभ एवं उसके वेगानुपात का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, ठीक है ना। इसका क्या पूछता है, वेगानुपात का सूत्र व्युत्पन्न करने के लिए मतलब प्रूव करने के लिए पूछता है, ठीक है दोस्तों। और जो कि दोस्तों 5 से 8 नंबर में टोटल पूछता है, ठीक है ना। 8 नंबर में कम से कम पूछेगा, क्योंकि उसका लाभ भी पूछता है, साथ में ये वेगानुपात को व्युत्पन्न करने के लिए पूछता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम जो है समझेंगे ये चीज कि इसका वेलोसिटी रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, संयुक्त गियर ट्रेन का, ठीक है। उसी का ये फार्मूला भी है, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले चलिए उसे कवर कर लेते हैं, कैसे इसको सिद्ध करेंगे, ये कैसे इतना मान आएगा, ठीक है। देन आपका जो है इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल देख लेंगे, ठीक है, एक एक, जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे रफ करते हैं और हम सब देख लेते हैं इसका प्रूफ का व्युत्पन्न करने का तरीका, ठीक है ना, वेगानुपात को। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं कि संयुक्त गियर ट्रेन में वेलोसिटी रेशियो को व्युत्पन्न करने के तरीका के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यही चीज हमें प्रूव करना है संयुक्त गियर ट्रेन में, ये चीज प्रूव करना है, ठीक है ना, ये चीज प्रूव करना है ना, फार्मूला यही है हमारा। तो ध्यान दीजिए इसको प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले ये डायग्राम को समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों ये यदि समझ में आ गया आपको तो ये अपने आप ही आपको खुद ही आप निकाल लेंगे, ठीक है ना। एक बार यदि इसे समझ गया तो इसे एक बार देख लेंगे ना, उसके बाद आपके दिमाग में पूरा सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले इसमें ये समझिए कि जो ये लिखा गया है सी डी ई एफ और बी है, ठीक है ना, ये चीजें सबसे पहले समझिए ये क्या है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से ए सी डी ई एफ और बी जो है ये गियर होते हैं, क्या होते हैं, तो गियर होते हैं, इतना बात ध्यान दीजिएगा। ए सी डी ई एफ और बी ये क्या है, गियर होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए ये गियर होते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम आपको संयुक्त गियर ट्रेन के पूरा विवरण के बारे में भी बताते चलते हैं, ठीक है ना। जैसा हम बता रहे हैं ऐसा अगर एग्जाम में आता है कि संयुक्त गियर ट्रेन की व्याख्या कीजिए तो आप लोग ऐसा करके बिल्कुल कर सकते हैं जैसा हम बता रहे हैं, सिंपल उस लैंग्वेज में आप लिख कर आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ा भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से अभी सिंपल बताएंगे ताकि आपको सुन के ही याद हो जाए, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, देखिए एक चीज जानेंगे आप लोग, ए सी डी ई एफ और बी क्या है, गियर होते हैं। तो ध्यान दीजिए जब गियर ए, ठीक है ना, क्या होता है, जब गियर ए चलता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसके दोनों जो गियर सी है, देखिए गियर सी क्या है, इससे सटा हुआ है, गियर ए से गियर सी जो है ये सटा हुआ है, ठीक है। इसीलिए जब गियर ए चलता है तो गियर सी भी चलने लगता है, ठीक है ना। और देखिए जो गियर सी है वो और गियर डी एक ही शाफ्ट पर है, क्या है, गियर सी और डी एक ही शाफ्ट पर होने के कारण गियर डी भी क्या होता है, चलने लगता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार दोस्तों फिर लिखेंगे कि गियर डी जो है ये गियर ई को चलाता है, देखिए गियर ई क्योंकि इससे सटा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, गियर डी जो है ये गियर ई को चलाता है और गियर ई और एफ एक ही शाफ्ट पर होने के कारण गियर एफ भी चलने लगता है, ठीक है। और जो गियर एफ है ये गियर बी को चलाता है, ठीक है, जिससे गियर बी भी चलने लगता है। तो बोलिए इतना समझ पाए, तो इतना आप लोग लिखेंगे, उसके बाद कहेंगे अतः इसमें क्या आप समझ पाए, आप लोग ध्यान दीजिए क्या इसमें समझ में आए, अतः करके लिखेंगे। देखिए इसमें सी तथा डी क्या है, एक ही शाफ्ट पर है, ठीक है ना, सी तथा डी एक ही शाफ्ट पर है और ई तथा एफ भी एक ही शाफ्ट पर है, ठीक है। इसीलिए आप लोग लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है, सी तथा डी एक ही शाफ्ट पर और ई तथा एफ भी एक ही शाफ्ट पर होने के कारण इनके चक्रण प्रति मिनट और घुमाव दिशा इनकी समान होती है और इसे ही हम लोग संयुक्त गियर ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो इसी प्रकार आप लोग लिखेंगे कि सी तथा डी एक ही शाफ्ट पर होने के कारण और ई और एफ भी एक ही शाफ्ट पर होने के कारण इनके चक्र प्रति मिनट और इनकी घुमाव दिशा क्या होती है, समान होती है और इन्हीं को हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए इतना आप समझ गए, सी और डी क्या होते हैं, एक ही शाफ्ट पर है, ठीक है दोस्तों, और ई और एफ एक ही शाफ्ट पर है और इनका क्या होता है, चक्र प्रति मिनट की और घुमाव दिशा समान होती है। तो ध्यान दीजिए क्या निकला यहाँ से हम लोग पा गए क्या, मान लीजिए गिवन दिया क्या है, गिवन में लिख लीजिए, ये चल नहीं रहा है दूसरा यूज कर रहे हैं, देखिए यहाँ से गिवन में हम लोग लिखेंगे गिवन, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए गिवन में आप लोग लिख लेंगे कि सी और डी क्या है, इनके चक्र प्रति मिनट की दिशा समान है क्योंकि ये क्या है, एक ही शाफ्ट पर है। तो ध्यान दीजिए चक्र प्रति मिनट को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से प्रदर्शित करते हैं, एन से, सॉरी दोस्तों किससे, एन से प्रदर्शित करते हैं चक्र प्रति मिनट को, ठीक है। तो देखिए एन हो गया, एन सी, ठीक है ना, ये क्या है, एक ही शाफ्ट पर है और इनके चक्र प्रति मिनट क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एन सी बराबर किसके हो जाएगा, एन डी के, एन डी के। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए इसी प्रकार एन ई बराबर, इसे छोटा लिखिए, ई बराबर एन एफ के, क्योंकि ये भी एक ही शाफ्ट पर है और हम जानते हैं जब एक ही शाफ्ट पर दो गियर होते हैं तो उनके चक्र प्रति मिनट क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। चक्र प्रति मिनट को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन से प्रदर्शित करते हैं, मतलब आरपीएम को, ठीक है। तो ये आरपीएम आपस में क्या हो गए, समान हो गए। तो बोलिए यहाँ तक समझ पाए दोस्तों, थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो जस्ट थोड़ा सा लेक्चर पीछे करके आप लोग वीडियो को जरूर देख लीजिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें गियर ट्रेन, संयुक्त गियर ट्रेन कहते किसे हैं, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब इसमें क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें मान लेंगे, ठीक है ना। जो चीजें हैं देखिए कैसे मानेंगे,
इसमें पहले एज्यूम डाटा कर लीजिए। देखिए एज्यूम मींस माना, ठीक है, माना, मानने पर क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, माना गियर ए, ठीक है दोस्तों, या फिर सबसे पहले शुरू करिए यहाँ से, माना एन, एन आप लोग जानते हैं क्या होता है, आरपीएम होता है। आरपीएम किसका, ए का आरपीएम, कामा एन ए, ये क्या है, एन सी कामा एन डी कामा एन ई कामा एन एफ कामा एन बी, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इसको हम लोग मान लेंगे, माना एन ए एन सी एन डी एन ई एन एफ और एन बी, ये क्या है, ये आरपीएम है, किसके, गियर के, मान लेंगे गियर के, गियर के। इसे दोस्तों रफ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, उसे डायग्राम आप लोग समझ गए हैं, ठीक है, चाहे तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसे रफ कर दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये क्या है, गियर के आरपीएम है, आरपीएम, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें और चीज क्या मिलेगा हमें, देखिए अब निकालेंगे हम लोग गियर के आरपीएम, तो ज्ञात हो गया, ठीक है। आरपीएम के बाद हम लोग क्या ज्ञात करते हैं, वो ज्ञात करते हैं कि गियर के व्यास के बारे में, ठीक है ना। देखिए तो गियर के व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डी से, आपको पहले बताया डी से गियर के व्यास को प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिए, डी ए लिख लेंगे इसी प्रकार, डी सी लिख देंगे इसी प्रकार। ये देखिए व्यास सबके हैं, ए का व्यास है, ये सी का व्यास है, और ये देखिए डी का व्यास लिखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ई का व्यास हो गया, यहाँ पर एफ का व्यास और यहाँ पर बी का व्यास हो गया ना टोटल। इसके इक्वल कर दीजिए, ये हो जाएगा गियर का व्यास, ठीक है, डाया। इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिए, अब एक चीज और ज्ञात करते हैं इसमें हम लोग, क्या, वो होते हैं दांत है। तो देखिए गियर के दांत भी ज्ञात कर लेते हैं। गियर के दांत किससे प्रदर्शित करते हैं, तो सी से, एन से, सॉरी दोस्तों, टी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तीत में दांत होता है, देखिए टी ए कामा टी सी कामा टी डी कामा टी ई कामा, दोस्तों यहाँ पर हम ये देख लेते हैं अभी, सॉरी, देखिए टी ई हो गया, यहाँ पर लिख देंगे टी एफ कामा टी बी। बोलिए इतना समझ पाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गियर के दांत। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब देखें हम सब क्या देखेंगे। यहाँ तक तो हमें पता हो गया, ठीक है, कि क्या क्या चीजें इसमें हम लोगों को मिल रही हैं, इतना एज्यूम कर लिए, ठीक है, मान लिए। अब देखिए, अब लिखेंगे हम सब क्या, जो यहाँ पर गियर ए बना था, इस प्रकार से बना था ना, यहाँ पर ये बना था गियर। तो देखिए जो गियर ए होता है, ए किससे सटा हुआ है, ध्यान दीजिए, तो सी से सटा हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सब क्या करेंगे, गियर ए तथा सी को आपस में मिलाने पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे गियर ए कामा सी को आपस में मिलाने पर, ठीक है दोस्तों। देखिए ए और सी को आपस में जब मिलाएंगे तो हमें क्या क्या चीजें मिलने वाली है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए इस चीज को ध्यान देंगे तो मिलेगा यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं आरपीएम को, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे एन आरपीएम सबसे पहले किसका लिखते हैं, सबसे पहले चालक शाफ्ट का लिखते हैं, किसका, चालक शाफ्ट का। तो चालक क्या है, ए ही तो सी को चला रहा है, ए क्या कर रहा है, सी को चला रहा है, तो ए क्या कर रहा है, चालक। तो चालक को पहले लिखिए, अपान में चलित को लिखिए, चलित इसमें क्या है, ए सी को मिलाना है, दो ही की बात हो रही है ए और सी की। तो यहाँ पर क्या हो गया, एनसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनसी। बोलिए इतना समझ पाए, एनसी हो गया। अब देखिए इसके इक्वल में क्या लिखते हैं हम लोग, इसके इक्वल में लिखेंगे, देखिए एक फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये क्या होता है, चालक बट्टे चलित होता है, ठीक है ना। इसके जब इक्वल पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, ये चलित को यहाँ पर लिखते हैं, मतलब चलित बट्टे चालक, मतलब ये दोनों अपोजिट दिशा में हो जाते हैं, ठीक है ना। मतलब चलित ऊपर हो जाता है, चालक नीचे आ जाता है, ठीक है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ये दो चीजें हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये चक्रण की मान हो गए, ठीक है, मतलब आरपीएम के मान हो गए, ठीक है। आरपीएम में क्या होता है, चालक को ऊपर लिखते हैं और क्या, चलित को नीचे लिखते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा। और जो हमारे ये गियर का व्यास होता है और गियर के दांत होते हैं, इसमें चलित को ऊपर लिखते हैं और चालक को नीचे लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो देखिए इसमें जो गियर के व्यास है, गियर के व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डी से, डी लिख दिए आप लोग, ठीक है। तो डी हो गया। अब देखिए डी क्या है, क्या आपको बताएं, डी का और मतलब व्यास का और दांत का, इन दोनों का क्या लिखते हैं हम लोग, पहले चालक चलित लिखते हैं,
क्या लिखते हैं, पहले चलित लिखते हैं, जस्ट अपन चालक लिखते हैं, ठीक है ना, इसके अपान में चालक लिखते हैं, ठीक है। इसका जो होता है, इसका चालक ऊपर होता है, चलित नीचे होता है, इतना ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए तो यही चीज देखेंगे, यहाँ पर डी है, तो डी क्या है, यहाँ पर किसका लिखना है, हम लोग व्यास का लिख रहे हैं ना, तो व्यास का चलित ऊपर करिए, तो चलित क्या है, सी है, चलित, चलित क्या है, देखिए सी चल रहा है, तो सी क्या हुआ, चलित हो गया, सी ऊपर लिखेंगे, जस्ट ये डी यहाँ पर पहले व्यास लिखे, ये क्या है, चालक है, तो नीचे लिख दीजिए, इतना समझ पा। इसके इक्वल क्या लिखेंगे, इसके इक्वल में लिखेंगे हम लोग दांतों के बारे में, ठीक है। तो दांत को टी से पदा से करते हैं, नीचे भी टी से पदा से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है दांत में भी क्या करते हैं, चलित के ऊपर लिखते हैं, मतलब ये सी वाला सिंपल यहाँ पर भी हो जाए, ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या है, चलित है, ये क्या है, चालक है। बोलिए इतना समझ पाए। देखिए दोस्तों यहाँ से ये चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। इसे जो है आप समीकरण 1 मान दीजिएगा। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए अब जो है जस्ट हम लोग यहाँ पर अभी दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर और देख लेते हैं एकदम। देखिए ये क्या हो गया, ए और सी को मिलाने पर, ठीक है ना। तो अब ध्यान देंगे आप लोग एक चीज कि ए और सी को मिलाने पर तो ये हुए, ठीक है। अब देखिए क्या मिला हुआ, अब देखिए साथ जो है डी है, गियर डी से क्या मिला हुआ है, ई मिला हुआ है, देखिए ई मिला हुआ है, और यहाँ पर एफ से क्या मिला हुआ है, तो बी मिला हुआ है। देखिए यहाँ पर देखिए डी से ई मिला हुआ है और एफ से बी मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे डी तथा ई को मिलाने पर, पहले से लिखेंगे डी कामा ई को तथा एफ कामा बी को आपस में मिलाने पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे गियर डी कामा ई तथा एफ कामा बी को आपस में मिलाने पर, ठीक है दोस्तों। इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, ठीक है ना। तब देखिए क्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब जो है इसका काम खत्म हो गया, इसे हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा जगह हो जाएगा यहाँ पर लिखने के लिए हमें। देखिए दोस्तों तो ये चीज हो गया यहाँ से रफ। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ से लिखते हैं, देखिए ये क्या हो गया, डी ई से मिल रहा था ना, तो देखिए डी ई से पहले मिलने वाले को पहले देख लेते हैं। जिस प्रकार ए सी का निकाले इसी प्रकार डी ई और एफ बी का भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए डी ई का निकालिए, क्या निकलेगा, तो डी ई का निकालेंगे तो निकलेगा, पहले क्या लिखते हैं, आरपीएम लिखते हैं, ठीक है, मतलब चक्र प्रति मिनट, मतलब एन को। तो एन में क्या होता है आपको बताएं, एन में चालक ऊपर होता है, ठीक है, चालक। तो इसमें चालक क्या है दोस्तों, डी जो है वो ई को चलाता है और एफ जो है बी को चलाता है, ठीक है। तो इतना ध्यान देंगे, चालक क्या है, तो डी है यहाँ पर जो ई को चला रहा है, ठीक है। डी क्या है, चालक, तो ऊपर लिख दीजिए डी अपान में एन, यहाँ पर भी लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलित को लिखना है, चलित क्या है, ई है, तो ई लिख दिए, कि किसके इक्वल। अब लिखेंगे व्यास के, मतलब डाया के बारे में, तो देखिए यहाँ डी लिखिए, नीचे भी डी लिख दीजिए। लेकिन व्यास में क्या होता है, चलित ऊपर हो जाता है, मतलब इसमें चलित क्या है, ई है, ई चलित के ऊपर कीजिए, और चालक क्या होता है इसमें नीचे आ जाता है, डी को नीचे कर दीजिए, इसके इक्वल करिए। अब लिखेंगे किसके, दांतों के बारे में, तो दांत को हम जानते हैं टी से पदा से करते हैं। अब देखिए टी से पदा से करते हैं, टी में क्या होता है, चलित, इसमें भी सेम यही होता है, व्यास के समान वाला, मतलब चलित ऊपर हो जाता है और चालक नीचे हो जाता है, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए। इसे समीकरण 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके बाद हम लोग एफ और बी का भी निकाल लेते हैं यहीं पर, ठीक है। देखिए तो इसके लिए भी सबसे पहले चक्रार को लिखिए, एन को, इसमें क्या लिखेंगे, एन में मतलब चक्रार में चालक को ऊपर लिखते हैं, इतना तो आप जान गए हैं अब, ठीक है ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखिए एफ क्या हो गया, चालक है, बी क्या है, इसमें चलित है, ये हो गया। इसके इक्वल डाया को लिखिए, डायम क्या है दोस्तों, चलित है इसमें ना, इसमें चलित को ऊपर लिखा है, चलित क्या है, बी, डी ऊपर लिखिए, एफ नीचे, चालक को लिख दीजिए। इसके इक्वल टी, मतलब दांतों की संख्या लिखेंगे हम लोग। दांतों की संख्या में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें भी सेम व्यास के समान होता है, इसलिए यहाँ पर चलित ऊपर हो जाएगा, चालक नीचे हो जाएगा। बोलिए इतना समझ में, ये इक्वेशन 3 हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए इतना आप सब समझ पाए ना। तो अब देखिए अब क्या करेंगे इसमें हम सब, अब करेंगे समीकरण, मतलब इक्वेशन 1 2 3, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, 3 से देख लेंगे, तीनों से, तीनों कौन सा देखेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना। देखिए इन तीनों से देखेंगे तो क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए इन तीनों से जब देखेंगे तो देखिए ये वाला पार्ट, पहले चक्र वाला देखिएगा ध्यान से, ये जो चक्र वाला पार्ट, ये चक्र वाला पार्ट, ये चक्र वाला पार्ट, ठीक है। ये जो तीनों पार्ट को एक साइड लिखिए पहले, क्या है यहाँ पर, NA/NC, NA/NC, ठीक है, ये हो गया।
यहाँ पर दोस्तों ऐसे लिखेगा समीकरण 1, 2 और 3 से गुणा करने पर, 3 का ऐसे लिखिए, समीकरण 1, 2, 3 का आपस में गुणा करने पर, आपस में यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, आपस में गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना। देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले ये वाला पार्ट को आपस में गुणा कर लेते हैं, ठीक है, जो साइड वाला है। देखिए Na/Nc, Nd/Ne, Nf/Nv, ठीक है, इनका पहले तो देखिए Na/Nc हो गया, गुणे करिए। अब इससे देखिए चक्रों को पहले एक साइड लिख लीजिए, Nd/Ne गुणे Nf/Nv, ठीक है ना, ये चीज यहाँ से हो गया। अब देखिए इसके इक्वल आप लोग लिख सकते हैं। एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसके इक्वल लिखने जा रहा है ना, ये देखिए चक्र वाले पार्ट को हम लोग साइड वाले को पहले लिख लें, ठीक है। अब इक्वल करके लिखने जा रहे हैं तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए सबका। ये देखिए डी है ना, ई क्या है, चलित है, इसमें भी ई क्या है, चलित है, ठीक है ना, वो भी डी तथा टी, ये देखिए सब आपस में बराबर है ना, दोनों बराबर है, ठीक है। इनके देखिए चलित चालक भी बराबर है, ठीक है, सब में देखिए चलित चालक सब कुछ बराबर है, दांत और व्यास दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों हम लोग एक ही चीज को लिख लेते हैं, चाहे टी को लिख लीजिए चाहे डी को लिख लीजिए, ठीक है ना, दोनों में से किसी को लिख लेते हैं। तो मान लीजिए हमें प्रूफ करना है क्या, टी मतलब दांत को लाना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या टी के बारे में लिख देते हैं, ठीक है ना, डी को नहीं लिखते हैं मल्टीप्लाई के रूप में, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल आपस में देखिए बराबर है, चलित भी बराबर है, चालक भी बराबर है, और टी और डी भी आपस में बराबर है, ठीक है ना। इसीलिए क्या करेंगे, एक ही चीज को किसी को लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। हमें फिलहाल टी चाहिए इसलिए टी वाला पार्ट लिख रहे हैं, ठीक है, वरना डी वाला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या हुआ टी, तो टी सबसे पहले इसका देख लीजिए TC/TA है, क्या है TC/TA। देखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देखिए DC/DA ही था, ठीक है ना, देखिए चलित एकदम मिल रहा, चालक भी मिल रहा था, ठीक है, इसलिए छोड़ दे रहे हैं, टी वाला पार्ट लीजिए, ये हो गया, मल्टीप्लाई कीजिए TE/TD, TE/TD ये वाला। अब यहाँ से देखिए TB/TF, यहाँ से निकल गया नहीं दोस्तों, देखिए बिल्कुल निकल गया यहाँ से, ठीक है ना, देखिए यहाँ से निकल गया नहीं, तीनों से निकल गया हमारा, ठीक है ना। अब देखिए इतना होने के बाद अब क्या करेंगे आगे, ठीक है, अभी देखिए हमारा प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इतना होने के बाद हम सब लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे Na जो दिया है तो यहाँ पर लिखिए Na हुआ। अब पान में देखिए Nc है ना, तो देखिए यहाँ पर Nc का मान किसके बराबर, Nd के मान के बराबर है, क्या है Nd के मान के बराबर है, गुणे करिए, यहाँ पर Nd है, Nd को रहने दीजिए ऐसे, ये नहीं है, तो देखिए ये नहीं किसके बराबर है, तो ये NF के बराबर है, तो यहाँ पर लिख लीजिए NF, ठीक है, गुणे करिए, यहाँ पर NF है, NF को रहने दीजिए, ठीक है, सिंपल, एक में से एक ही केवल चेंज करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये आपस में कट जाए, ठीक है ना, सिंपल एक में से एक ही, देखिए इसमें से एक को केवल चेंज किया, इसमें से एक को केवल चेंज किया, और इसमें से भी, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, और ये जो पार्ट है ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये RPM केवल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर TE/TD गुणे TB/TF, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इतना समझ में, इसीलिए लिखेंगे यहाँ पर फिलहाल आप लोग चूंकि करके लिख सकते हैं, चूंकि NC बराबर ND के व NE बराबर NF के, ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज लिख सकते हैं, ओके, जिससे एग्जामिनर को समझ में आ जाए कहाँ से अप्लाई है, ठीक है। तो देखिए अतः यहाँ पर लिख देना है आंसर को, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे Na/NB इक्वल TC गुणे TE गुणे TB, ठीक है दोस्तों। अपान में करिए TA गुणे TD गुणे TF, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग ये समझ गए होंगे। तो देखिए ये फार्मूला यहाँ से निकल आया कि नहीं, ये हो गया आपका प्रूफ, क्या हो गया प्रूफ। यही चीजें आपको सिद्ध करना है जो कि दोस्तों 5 से 8 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। तो बोलिए यहाँ से आप समझ पाए ना पूरा अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग लिखते जाएंगे, यहाँ तक लिखेंगे, जस्ट यहाँ पर आएंगे, यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए ना दोस्तों। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो एक बार पीछे लेक्चर को करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे रफ करें और जस्ट आप न्यूमेरिकल पार्ट देखें।
एक ही केवल इस दोस्तों बीएमई में केवल यही डेरिवेशन है जो कि पूछता है, और कोई किसी भी पार्ट का नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए इसे जो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। और दोस्तों अब जो है सारे क्वेश्चनों को एक बहुत ही अच्छी स्पीड में, वो भी एक अच्छे वे में, बहुत ही जल्दी इस लेक्चर को हम लोग पूरा अच्छे से कवर करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अब जो है डेरिवेशन वाला पार्ट एक भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गियर पर क्या कर रहा है, किसी गियर पर 30 दांतें हैं, ठीक है, और उनकी पिच जो है 20 मिमी प्रति दाता है, ठीक है। तो उस गियर का पिच व्यास ज्ञात करिए, ठीक है। क्या पूछ रहा है, पिच व्यास पूछ रहा है गियर का, ठीक है ना। जिसमें दिया क्या है दोस्तों, ये सारी चीजों को जो है पहले हम लोग गिवन डाटा के अंतर्गत लिख लेते हैं, ठीक है ना, जिससे हम लोगों को दोबारा क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो देखिए जो भी चीजें लिखी हुई है, जो भी चीज हमें प्रूव करना है, तो सारी चीजों को लिख लेते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, जो भी दिया है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, गिवन। देखिए गिवन में क्या दिया है, किसी गियर पर 30 दांतें हैं। तो आप लोग जानते हैं दांत को किससे पहले से करते हैं, तो टी से, ठीक है। तो टी बराबर कितना दिया है दोस्तों, 30 दिया है, 30 दांत दिया है। और देखिए और उनकी पिच 20 मिमी प्रति दाता है, ठीक है। पिच कितना दिया है, तो 20 दिया है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए पिच 20 दिया है, तो यहाँ पर पिच को किससे प्रदर्शित करते हैं, आपको बताया पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो पी से, ठीक है। तो पी बराबर कितना दिया है, 20 मिमी प्रति दाता दिया है, ठीक है ना। 20 मिमी प्रति दाता दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और देखिए तो उस गियर का पिच व्यास ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, ये भी लिख लीजिए यहाँ पर। पिच व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो डी से, ठीक है। तो डी बराबर क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया है, ठीक है। तीनों फार्मूले में से एक फार्मूला है, ठीक है। कौन सा है, तो ये दूसरे नंबर का फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है। जो बताए थे आपको, क्या बताए थे दोस्तों, गियर के पिच बराबर, क्या बताए थे, गियर दोस्तों लगता है चल नहीं रहा है, क्या ये गियर चल रहा है, ठीक है। देखिए गियर के पिच, ठीक है। गियर के पिच मतलब पी बराबर क्या फार्मूला निकला था, आप लोगों को याद हो गया होगा। देखिए पाई डी अपन टी बताए थे, ठीक है। नहीं याद हुआ होगा तो याद कर लीजिए, पी बराबर पाई डी अपन टी होता है। तो पी का मान देखिए कितना दिया, 20 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखिए 20 इक्वल पाई का मान दोस्तों, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं आप लोग, ठीक है, जिससे एक निश्चित मान निकलता है, ठीक है। और जो 3.14 होता है निश्चित मान नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, डी का मान देखिए कितना दिया हुआ है, तो हमें डी का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। लाइट भी चली गई बट आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जो डी का मान है, डी का मान हमें तो ज्ञात करना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए, डी का मान हमें ज्ञात करना है। और टी का मान देखिए यहाँ पर प्राप्त है हमें 30 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए अब इसे जो कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो देखिए कितना हो जाएगा इसका, देखिए इधर आके मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। क्या होगा, या फिर सबसे पहले ऐसे कर लीजिए, यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 20 लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए चटक मार्का से लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि अंधेरा भी है। देखिए यहाँ से ये क्या हो गया, 20 दिया हुआ, 20 हो गया, ठीक है। इसके इक्वल लिखिए, ये देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा, 22D हो जाएगा, हो गया 22D। अब 5 में 30 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 7 21 मतलब 210, इतना समझ पाए। तो अब ध्यान दीजिए इसका यहाँ से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, आप लोग जानते हैं इसका यहाँ पर क्या होता है, तिरक मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 21 दूना 42 मतलब 420, ठीक है। 21 दूना 42 हो गया, 1020 मतलब डबल जीरो यहाँ पे बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर क्या है 22D है। बोलिए इतना समझ पाए ना। तो देखिए दोस्तों इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4200, 22 क्या आ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा, इसके इक्वल किसके आ जाएगा, डी के, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए इससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कितना निकल आ गया। कैलकुलेट का प्रयोग कर लेते हैं ताकि जल्दी से निकल जाए, ठीक है ना। देखिए दिया है 4200 डिवाइडेड अपन 22, ठीक है दोस्तों। तो कितना निकल गया, ये हमारा आ गया 190.90, ठीक है। कितना निकल गया, डी बराबर दिख रहा होगा, फिलहाल यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं
यदि यहाँ पर ना दिखे तो देखिए यहाँ पर लिख दें डी बराबर कितना निकल गया हमारा, डी बराबर निकल गया 190.90। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दांतों की संख्या, क्या दोस्तों व्यास निकल गया। ठीक है, पिच व्यास बराबर 190.90 निकल गया। ठीक है ना, देख लेते हैं एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसे। बिल्कुल दोस्तों सही है, 190.99 दिया है। ठीक है ना, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों इसका मात्रा लिख दीजिएगा आप लोग मीमी, क्या लिखेंगे मीमी। ठीक है ना, मीमी में इसका मात्रा लिख दीजिएगा। ठीक है ना, जो पिच व्यास का मात्रा होता है मीमी होता है। ठीक है, तो बोलिए दोस्तों इतना आप लोग समझ पाए ना। आई होप आप दोस्तों ये पूरा अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है ना, हम पूरा उम्मीद करते हैं ठीक है कि ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए पूरा एकदम जो भी है ये सिर्फ फार्मूले पे बेस्ड है। ठीक है ना, तो चलिए इससे रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। चलिए तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है दोस्तों, वैसे लाइट भी नहीं है और मौसम भी थोड़ा डिस्टर्ब लग रहा है। ठीक है ना, जिसकी वजह से थोड़ा अंधेरा यहाँ पर जरूर होगा। ठीक है, बट दोस्तों आई होप आपको फिर भी अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है ना, और जहाँ तक होगा दोस्तों हम इसे जो है अधिक से अधिक लाइट वाली मार्कर से लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जिससे आपको अच्छे से दिखे और उसे आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। देन आफ्टर इसका गिवन डाटा लिखेंगे, उसके बाद जो हम सब न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये क्या रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। तो चलिए देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक साधारण गियर ट्रेन में, ठीक है क्या कर रहा है, एक साधारण गियर ट्रेन में गियर ए से सी तथा सी से बी मिलते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको डायग्राम बना के बता देते हैं। देखिए ध्यान समझिए इसे। ठीक है, वैसे आपको एग्जाम में डायग्राम बनाना कोई अनिवार्य नहीं है। ठीक है ना, बट आप बनाना चाहे तो बना देंगे, तो उससे जो है एग्जामिनर जो होता है तो आपसे बहुत ही खुश होगा। ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको अच्छा खासा नंबर भी दे सकता है। ठीक है ना, वो आप पे डिपेंड करता है, आप नहीं बनाते फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बना देते हैं तभी भी अच्छी बात है। ठीक है, फिलहाल हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है ना, देखिए तब ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। एक गियर ट्रेन में गियर ए से सी, मान लीजिए ये क्या है, ये गियर ए है, क्या है गियर ए है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई गियर सी है, क्या है ये मान लीजिए गियर सी है, गियर सी है। देखिए कह रहा है गियर ए से सी तथा सी से बी, तो इस सी से जो है एक गियर और जोड़ दीजिए जो कि गियर बी हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये गियर बी हो गया। ठीक, तो ध्यान दीजिए ये कह रहा है गियर ए से सी और सी से कह रहा है बी, बी मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर गियर ए से सी को मिला दिया, सी से बी को मिला दिया। ठीक है ना, अब देखिए क्या कर रहा है, यदि इन ए सी बी पर दांतों की संख्या, ठीक है मतलब ए बी सी गियरों पर जो दांतों की संख्या है वो दिया है 20, 18 तथा 50 हो, और गियर ए कह रहा है गियर ए जो है इसका देखिए आरपीएम दिया हुआ है 250 पर ये घूमता हो तो बी के आरपीएम तथा घुमाव दिशाएं बताइए। ठीक है ना, तो आरपीएम का क्या करना है दोस्तों, देखिए बी का आरपीएम हमें प्राप्त करना है। ठीक है ना, ए का दिया हुआ है, बी का प्राप्त करना है। ठीक है, तो दोस्तों इतना ध्यान दीजिए, जब भी किसी का आरपीएम दिया हो तो दिया इसमें किसका है, ए का दिया है, और निकालना किसका है, बी का। ठीक है ना, तो हम लोग सारा चीज जो है इसी चीज का देखेंगे, ए और बी का है। ठीक है ना, देखिए आरपीएम जब ए और बी का बात किया तो हम लोग इसमें जो है दांतों की संख्या और वृत्त का जो मतलब गियर का व्यास होता है, ये सभी चीजें ए और बी का ही देखेंगे, सी का नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सी का इसमें आरपीएम नहीं पूछा है। ठीक है, क्योंकि सी किसी और से जुड़ा रहता तब ये पूछता है। ठीक है ना, ये जो है देखिए ए से सी भले जुड़ा है और सी से बी भी जुड़ा है। ठीक है, बट इसमें आरपीएम जिसका पूछेगा उसी का हम सब पूरा डाटा ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए तब क्या करेंगे हम सब, इतना तब समझ पाए ना, तो इसे हम जो है रफ कर दे रहे हैं फिलहाल। देखिए यहाँ से अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे गिवन डाटा। ठीक है, क्या गिवन क्या दिया है देख लीजिए। देखिए तो दोस्तों ध्यान दीजिए, गिवन में क्या दिया है, देखिए ए से सी मिल रहा है, सी से बी मिलते हैं। ठीक है ना, और ध्यान दीजिए यदि इन ए सी बी पर दांतों की संख्या इतना है, ठीक है, तो आप जानते हैं दांतों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, तो टी से। ठीक है, तो टी ए बराबर कितना दिया है, ध्यान दीजिए 20 दिया है। ठीक है ना, टी ए बराबर 20 दिया है, और टी सी बराबर कितना दे दिया दोस्तों, 18 हो गया। ठीक है, और टी बी बराबर कितना दे दिया है, टी बी बराबर दिया हुआ है आपका 50 मतलब 50। बोलिए इतना समझ पा। अब ध्यान से देखिएगा ये चीज यहाँ से हो गया, और गियर ए जो है 250 आरपीएम है। ठीक है, आप लोग जानते हैं आरपीएम को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एन से।
एन किसका, ए का मान दिया है, ए बराबर 250 आरपीएम, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए। और ज्ञात क्या करना है दोस्तों, बी के आरपीएम ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब एन बी बराबर क्या होगा, ठीक है ना। अब घुमाव दिशाएं बताना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ये चीज हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको ये चीज बता दिए, आरपीएम में जिसका मान दिया रहेगा उसी का हम लोग व्यास और क्या ज्ञात करते हैं, दांत भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला, क्या यूज करेंगे, फार्मूला। यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाया दोस्तों, वेलोसिटी रेशियो का, ठीक है ना। तो वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होता है आप लोग जानते हैं, एन ए अपान एन बी, ठीक है। मतलब आरपीएम के चालक बटे आरपीएम के चलित, ठीक है। इसके इक्वल क्या होता है आप लोग निकाले हैं ना, मतलब जो चलित के जो दांतों की संख्या का गुणा बटे चालक के दांतों की संख्या का गुणा होता है ना, जो आपको प्रूफ कराए थे, जस्ट वही दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग टी, आप लोग जानते हैं यहाँ आरपीएम में क्या लिखते हैं, चालक ऊपर लिखते हैं, चलित नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दांतों की संख्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्यास तो दिया नहीं है कि व्यास का भी मान लिखेंगे, ठीक है ना। दांतों की संख्या दिया हुआ है ना केवल, और आरपीएम दिया हुआ है, तो आरपीएम तो लिख दिए। आरपीएम में क्या होता है, आरपीएम में चालक को ऊपर लिखते हैं, चलित को नीचे लिखते हैं, ये चीज आपको बहुत बेहतर से बताया है। अब देखिए अब बात करेंगे दांतों की, तो दांत हुआ चाहे व्यास हुआ, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें चलित को ऊपर लिखते हैं, चालक को नीचे लिखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दांतों में चलित को ऊपर लिखते हैं और चालक को नीचे लिखते हैं। बोलिए इतना समझ पाए। तो देखिए ये इतना मान यहाँ हो गया, ठीक है ना। अब आप लोग सोच रहे सर टीसी भी दिया, वो कहाँ लिखेंगे, तो आपको बताया ना, जिस चीज का यहाँ पर आरपीएम दिया रहेगा उसी का व्यास और उसी का क्या निकालेंगे, उसी का दांतों की संख्या भी ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। टी को छोड़ देंगे, अब देखिए सी वाला छोड़ देंगे, देखिए तब वी आर बराबर कितना निकल गया यहाँ से, वेलोसिटी रेशियो का मान, एन ए का मान देखिए कितना दिया, 250 हो गया। अपान में करिए दोस्तों, एन बी का मान हमें पता करना है, इक्वल करिए टी बी का मान, टी बी का मान 50 दिया है, अपान टी ए का मान 20 दिया है। ये इतना पता हुआ आपको। अब ध्यान दीजिएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए इसका तिर्यक मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। क्या होता है, तिर्यक मल्टीप्लाई, तब वी आर मतलब वेलोसिटी रेशियो बराबर क्या होगा, देखिए 250 का 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 25 2 50 हो जाएगा यहाँ पर सीधे, और एक जीरो यहाँ पर उतार लेंगे ऐसे, समझ पाए ना। इसके इक्वल करिए, यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, तो एन बी कितना है, यहाँ पहले 5 लिख दीजिए, 5 ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, एन बी। बोलिए इतना समझ में। अब देखिए ध्यान से, तो एन बी बराबर दोस्तों कितना निकल गया, एन बी बराबर आपका निकल जाएगा 500 बट्टे में 5, ठीक है ना। ये आपके 5 क्या करेगा, यहाँ पर डिवाइड करेगा, ठीक है ना। बट इसे हम यहाँ पर लिख दें, इसको इधर लिख दें, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए 5 से काटिए, 5 बन जाए 5, ठीक है ना। तो एन बी का मान कितना ज्ञात हो गया दोस्तों, ध्यान दीजिए, एन बी का मान जो ज्ञात हो गया ये निकला हमारा 100, कितना निकला 100, ठीक है ना। 5 एकम 5 एक बार में कट गया तो 100, ये एन बी है ना। तो एन का मात्रा क्या होता है, तो आरपीएम होता है, ठीक है। क्या होता है, आरपीएम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों यहाँ से जो है आंसर जो है 100 निकल गया और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाया ना अच्छे से। तो दोस्तों यही चीज था हमारा दूसरा न्यूमेरिकल इसके अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद जो है हम सब एक न्यूमेरिकल और इस चैप्टर का देखेंगे जो कि गियर ट्रेन से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसके बाद इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है ना, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है गियर ट्रेन में यदि गियरों ए बी सी तथा डी पर दांतों की संख्या क्रमशः 20 25 15 तथा 30 हो तो ट्रेन का VR मतलब वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, वेग अनुपात तथा ट्रेन मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, वेग अनुपात, ट्रेन का वेग अनुपात और ट्रेन का मान ज्ञात करना है। और आगे देखिए कह रहा है यदि गियर बी को 250 आरपीएम पर घुमाना हो तो, ठीक है, तो चालक गियर एक के आरपीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए इसमें जो है गिवन डाटा सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। देखिए दिया क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, गिवन में दिया है, देखिए
गियर ट्रेन में यदि गियरों ABCD पर दांतों की संख्या, तो देखिए ए पर दांतों की संख्या आप लोग जानते हैं टी से प्रदर्शित करते हैं, तो टी ए बराबर कितना दिया है 20, टीबी बराबर कितना दिया दोस्तों ध्यान दीजिए, टीबी बराबर दिया है 25, ठीक है ना, जस्ट यहाँ पर लिख ले रहे हैं। अब देखिए टीसी बराबर कितना दिया है, पीसी बराबर दिया 15 और टीडी बराबर कितना दिया है 30 दिया हुआ है। बोलिए इतना समझ पाया ना। अब देखिए ट्रेन का VR मतलब ट्रेन का लिखेंगे, ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो ज्ञात करना है, और क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिए, और ट्रेन का मान, ठीक है, ट्रेन का मान, ठीक है ना, ट्रेन का मान ज्ञात करना है। और देखिए ध्यान से, यदि गियर B को इतने RPM पर घुमाया जाए, मतलब किसका RPM को N से प्रदर्शित करते हैं ना, तो NB बराबर दिया हुआ है आपका 250 RPM, 250 RPM। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए तो चालक गियर A के RPM ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब RPM मतलब N A को ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कि क्या क्या चीज यहाँ पर दी हुई है और क्या ज्ञात करनी है, वो चीज हमने लिख लिया, ठीक है। तो चलिए अब जो हम सब स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, तो ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो मतलब ट्रेन का वेग अनुपात ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए ध्यान से, ये इतना हो गया आपका गिवन डाटा, ठीक है। यहाँ से देखिए लिखेंगे ट्रेन का वेलोसिटी रेशियो, ठीक है ना, मतलब वेग अनुपात, हिंदी वाले बच्चे वेग अनुपात जानेंगे। इसके बराबर क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, इसके बराबर होता है वही चीज होता है दोस्तों जो हम सब अभी पढ़ रहे थे, ठीक है ना, जो मतलब गियर का वेलोसिटी रेशियो होता है वही सेम यही होता है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे NA अपान क्या होता है NB होता है, क्या होता है NA अपान NB, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या व्यास की बात की हुई है, नहीं, केवल दांत की बात की हुई है, तब इसके इक्वल आप लोग सीधे दांत लिख दीजिए। देखिए ये तो चालक हो गया, ये चलित हो गया, ऐसे लिखते हैं हम, RPM चालक को ऊपर, RPM चलित को नीचे, इसके इक्वल जो है दांतों की संख्या का गुणा करते हैं और किसका व्यासों का गुणा करते हैं। तो व्यास तो दिया नहीं है, ठीक है ना, फिलहाल दांत ही दिया हुआ है, तो दांतों का करिए, तो दांत में क्या हो जाता है, दांतों में और व्यासों में ऊपर क्या लिखाता है, तो चलित लिखाता है, जो चलित B है B चलित ऊपर कर दीजिए, चालक को नीचे मतलब A को नीचे कर देंगे। बोलिए इतना समझ में। अब इससे मान पुटअप करिए, देखिए NA का मान कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, NA का मान हमें ज्ञात करना है, NA यहाँ पर छोड़ दीजिए ऐसे ही। NB का मान देख लीजिए कितना दिया दोस्तों, तो 250, कितना दिया है 250 हो गया, इसके इक्वल कीजिए। TB का मान देखिए 25 दिया हुआ है, 25 हुआ, अपान में TA का मान देखिए 20 दिया हुआ, तो 20 लिख देंगे। बोलिए इतना समझ पाए आप सभी। तो देखिए अब इसे यहाँ पर सॉल्व करिए, इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए तो 20 NA आ जाएगा, इतना समझ पाया ना, इक्वल करिए, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इसको इक्वल मत करिए दोस्तों, ये वेलोसिटी रेशियो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किए इतना हुआ, अब जस्ट करेंगे इसका इसमें, तो देखिए 25 25 सही 625 होता है, ठीक है ना। 25 का गुणा 25 में करके देख लीजिए कितना आ रहा है, देखिए ध्यान से, 5 5 25 हो गया, ठीक है, हाथ में आया 2, 5 2 10 20 2 22, हाथ में आया 2 2 2 4 2 6, ठीक है दोस्तों, 625 आ गया, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाया ना, तो 625 हो गया आपका। तो देखिए 625 25 का 25 में किया है, ठीक है, एक जीरो है तो एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। बोलिए इतना समझ पाया। अब देखिए ध्यान से, इस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, डेट मीन्स यहाँ पर अब देख लीजिए ये जो भी चीज दिया है 2 NA आया ना, तो देखिए NA लिख के A2 को यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे NA इक्वल टू 625 अपान में 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड करिए दोस्तों, कितना निकल जाएगा यहाँ से, 2 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान दीजिए 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 2 4, 1 बचेगा यहाँ पर, 2 5 10, पॉइंट में 5 मतलब 312.5 आया, ठीक है। NA का मान, NA मतलब RPM निकला, ठीक है ना, RPM इसका कितना निकल गया NA का 312.5, ठीक है। इससे जस्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है ना, कितना आया कि नहीं दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल आपका सही आंसर एकदम पॉइंट इतना ही आया है, ठीक है ना, जितना दिया है एकदम सही है, एक्यूरेट। अब देख लेते हैं आप, तो दोस्तों यहाँ से जो है हमें NA का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हम सब क्या ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब ज्ञात करेंगे ट्रेन का मान। आप लोग जानते हैं, आपको पहले बताएं ट्रेन का फार्मूला, ट्रेन का मान का फार्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए 1/वेलोसिटी रेशियो होता है, क्या होता है 1/वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। तो इस पे मान पुटअप करिए, देखिए
एक है तो एक ऊपर करिए। वेलोसिटी का मान, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो बराबर NA/NB, ठीक है ना। क्या होता है, NA/NB होता है, ठीक है ना। यही होता है NA/NB होता है वेलोसिटी रेशियो बराबर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके बराबर जब ये होगा तो इसका मान यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। अर्थात NA का मान ऊपर लिखिए और NB का मान नीचे लिख दीजिए। NA/NB क्या हुआ, NB, ठीक है ना। बोलिए इतना समझ पाए। तो देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, NB ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, और NA नीचे चला आएगा। क्या हुआ, NA, एक काम करिए या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। इसके इक्वल लिखिए 1/, NA का मान पुट करिए यहाँ पर 31.2.5, ठीक है। अपान में लिखिए NB का मान, NB का मान 250 RPM दिया है तो 250 लिख दीजिए यहाँ पर। इतना हुआ। तो पहले NA और NB को यहाँ पर हल कर लीजिए। तो देखिए एक ऊपर लिख दिए, NA NB को हल कर लेते हैं। देखिए कितना आता है, हम 312.5 डिवाइडेड अपन 250 आ गया 1.25 लिख दिए, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए इतना निकल गया। ये क्या है, ये निकला 10 का मान, ठीक है। अब इसे भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं टोटल, ठीक है। कितना मान आएगा ऐसे एक में डिवाइड करके, ठीक है। डिवाइडेड अपन 1.25, ठीक है। 0.8 आ रहा है, कितना निकला, तो ये निकल गया 0.8, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या निकल गया, 10 का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं फिलहाल एक बार। बिल्कुल सही दिया दोस्तों, 0.8 ही दिया है, ठीक है ना। तो बोलिए इतना समझ पाए ना कैसे निकलेगा यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो का मान। तो इस प्रकार से आप लोग 10 का मान पूरा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या बच रहा है, ध्यान दीजिए। अब कुछ भी नहीं दोस्तों, टोटल हमारा मान निकल गया जो भी चाहिए था, ठीक है। देखिए यहाँ से A का RPM का मान निकल गया पहला यहाँ से, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या, 10 का वेलोसिटी रेशियो का फार्मूला यही होता है, यहाँ तक यही मान निकल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से 10 का क्या मान पूछा था, तो 10 का मान ये पता हो गया, ठीक है। तो दिस इज द आंसर दोस्तों, यही है आपका, ठीक है। तो दोस्तों ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल थे उस हिसाब से खत्म हो गए हैं, ठीक है ना, एग्जाम ऑब्जेक्ट से। अब चलिए इसे जो आप लोग इंस्टॉल लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और जस्ट अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी हो गया, रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 से रिलेटेड सभी फार्मूलों को, ठीक है ना। देन आफ्टर इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल हैं उन्हें कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए इस चैप्टर नंबर 9 में 2 तरह के फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है। पहला जो है पत्तीदार स्प्रिंग के तहत जो है फार्मूले यूज होते हैं, और जो है कुंडलीदार स्प्रिंग पे बेस्ड फार्मूले यूज होते हैं, ठीक है ना। इतना ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले पत्तीदार स्प्रिंग पे बेस्ड देख लीजिए क्या फार्मूला बनता है। देखिए बनता है नमन प्रतिबल, जिसे इंग्लिश में बेंडिंग स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है ना, जिसको F या फिर सिग्मा बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। कहीं कहीं पर आपको सिग्मा बी से भी प्रदर्शित किया हुआ मिलेगा, ठीक है ना। बट घबराइएगा मत, वही चीज़ है, ठीक है ना। चाहे F से प्रदर्शित करिए चाहे उससे, ठीक है, दोनों प्रदर्शित करते हैं। तो इसके बराबर होता है 3/2, याद कर लीजिए 3/2 गुणे WL/NBT²। क्या होता है 3/T गुणे WL/NBT²। फिर से एक बार 3/2 गुणे WL/NBT², ठीक है ना। तो याद हो गया। अब ध्यान दीजिए जो पत्तीदार स्प्रिंग में क्या है, ये नमन प्रतिबल का फार्मूला हो गया, और इसमें जो है विस्थापन का फार्मूला देख लीजिए। इसमें जो है विस्थापन को दोस्तों H से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए क्योंकि देखिए यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर भी विस्थापन है, ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए तब जो पत्तीदार स्प्रिंग में H मतलब विस्थापन होता है, इसका फार्मूला होता है 3/8 गुणे WL³ अपान में ENBT³ होता है। क्या होता है ध्यान दीजिए 3/8 गुणे, क्योंकि देखिए ये 2 है ना, 2 का घन कीजिए 8 होगा, इसलिए W का यहाँ पर घन कर देंगे और यहाँ पर T का भी घन लिख देंगे, ठीक है। बस अलग से E को लगा देते हैं, ठीक है ना। एक ट्रिक से याद रखिएगा आप लोग 3/8 गुणे WL³, देखिए यहाँ पर क्यूब क्यों लगा देंगे, इसका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। WL³ अपान में ENBT³, ठीक है, याद हुआ। देखिए 3/8 गुणे WL³ अपान में ENBT³, ठीक है ना। ये होता है स्प्रिंग पत्तीदार का, ठीक है ना, फार्मूला। अब देख लेते हैं कुंडलीदार स्प्रिंग का, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें जो होता है दोस्तों कर्तन प्रतिबल लगता है, यहाँ पर नमन प्रतिबल लगा रहता है, यहाँ पर कर्तन प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस को Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q बराबर होता है 16 WR/,
पाई डी क्यूब क्या होता है, ध्यान दीजिए 16 WR पाई डी क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इतना समझ पाया ना, 16 WR में पाई डी क्यूब, ठीक। और इसमें देखिए दोस्तों जो कुंडलीदार स्प्रिंग है, इसमें जो विस्थापन होता है उसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल से। तो डेल बराबर होता है 64 WR क्यूब इंटू में N अपान में GD पे 4 होता है। क्या होता है? G इंटू डी पे 4 होता है। तो बोलिए इतना समझ पाए। तो ध्यान दीजिएगा 64 WR क्यूब इंटू में N, क्या बोलेंगे 64 WR क्यूब इंटू में N अपान में GD 4, ठीक है ना। G इंटू डी के पावर 4 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद करना है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं है, 4 ही है केवल, ठीक है ना। जिस पे बेस्ट कहीं से न्यूमेरिकल आएगा आप इसे एकदम फाड़ के रख देंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है इसमें आप ये समझ लीजिए, आप लोग एक चीज़ जानते हैं W क्या होता है? वेट होता है। क्या होता है? भार होता है, ठीक है। और L क्या होता है? तो आप जानते हैं लंबाई होती है। और N क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पर N जो होता है, ठीक है ना, N यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है प्लेटों की संख्या यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है? प्लेटों की संख्या होता है। और B होता है चौड़ाई और T होता है थिकनेस, मोटाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर सब कुछ जाने दें, केवल E नहीं जान रहा है। तो E ध्यान दीजिएगा, जो E होता है वो दोस्तों होता है यहाँ पर इलास्टिसिटी होता है। क्या होता है? इलास्टिसिटी। E क्या होता है? इलास्टिसिटी, जिसका मान क्या होता है 2 गुणे, जिसे हिंदी में प्रत्यास्था मापांक कहते हैं, ठीक है ना। प्रत्यास्था मापांक, ये देखिए इसका मान होता है 2 गुणे 10 के पावर 5 रखा जाता है हमेशा, ठीक है। आप लोग आगे चल के सोम में पढ़ेंगे ये चीज़, ठीक है, 3rd सेमेस्टर में अपने। तो देखिए ये मान होता है इसका E का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर Q आप जान रहे हैं शियर स्ट्रेस है, W जाने रहे वेट है, R क्या है तो त्रिज्या है, रेडियस, पाई तो जाने रहे हैं, D आप लोग जानते हैं व्यास होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर भी 64 WR का मान जाने रहे हैं, G और N का मान दोस्तों जो होता है N वो कुंडलीदार स्प्रिंग होता है, ठीक है। मतलब कुंडलीदार स्प्रिंग की संख्या को N से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और जो दोस्तों G होता है, ठीक है, तो इस G को बोलते हैं हम लोग, G क्या है? गीगा, ठीक। ध्यान दीजिए उसमें नहीं दिया, गीगा होता है, ठीक है। जिसका मात्रक दोस्तों हम इसे प्रूव कराए हैं वैसे, ठीक है, अपने लेक्चर में, बट यहाँ पर भी प्रूव करा देंगे, ठीक है ना। कैसे इसका मान निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। बिल्कुल चिंता मत करिए, गीगा का जो भी मान दिया रहेगा उसको यहाँ पर पुट करेंगे। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा गीगा करके, ठीक है ना। G का मान दिया रहेगा वही पुट करते हैं, ठीक। और सब कुछ आप जाने रहे क्या चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब जो है इसे हम लोग रफ करते हैं और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। टोटल हम लोग 1-2 न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ठीक है ना। दोनों न्यूमेरिकल में दोनों चीज़ पूछे जाते हैं आपस में, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ करते हैं और देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वही क्यों न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों इसे जो है पहले ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो इससे जो है आपको हल करने में ज़्यादा देरी भी नहीं लगेगा, ठीक है, और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पत्तीदार स्प्रिंग 80 mm चौड़ी और 10 mm मोटी और 10 प्लेटों से बनी हुई है, ठीक है। स्प्रिंग की लंबाई 1.20 मीटर है। यदि नमन प्रतिबल 140 न्यूटन पर mm² तक सीमित कर दिया जाए, ठीक है ना, तो इस पर कितना सुरक्षित भार लगाया जा सकता है। विक्षेप मतलब विक्षेप का मतलब दोस्तों विस्थापन ही होता है, ठीक है ना। विस्थापन तथा कड़कपन भी ज्ञात करिए। E बराबर 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm², ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर जो कड़कपन है इसका फार्मूला हम आपको नहीं बताएं, फिलहाल अभी लगाएंगे तो बता देंगे, ठीक है। और ध्यान दीजिए E बराबर जो मान दिया 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm²। E क्या है? इलास्टिसिटी मतलब प्रत्यास्था मापांक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप पढ़ लिए, ठीक। अब चलते हम सब गिवन डाटा को लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व लिखिए। अब यहाँ पर लिखेंगे गिवन, क्या क्या चीज़ें हमें दी हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा गिवन देखेंगे क्या दिया हुआ है। देखिए 80 mm चौड़ाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो दोस्तों हम सब प्रदर्शित करते हैं B से। तो B बराबर 80 mm, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए मोटाई कितनी दी हुई है, मोटाई दिया हुआ है, यहाँ पर मोटाई लिख लेते हैं। मोटाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? T से। थिकनेस 10 mm, कितना ज्ञात हुआ। अब देखिए 10 प्लेटों से बनी हुई है, आपको पता है प्लेटों की संख्या किससे बनी हुई है, तो N से। N बराबर 10 प्लेट, ठीक है ना। अब देखिए ना स्प्रिंग की लंबाई जो दी हुई है, स्प्रिंग की लंबाई में तो L से प्रदर्शित करते हैं, जो कि दिया है 1.20 मीटर, ठीक है ना। इतना क्या दिया है, ये लंबाई दिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। ध्यान दीजिए ये लंबाई हो गया।
अब इस लंबाई को तो यहाँ पर रहने दीजिए। अब देखिए यदि नमन प्रतिबल मतलब बेंडिंग स्ट्रेस 140 न्यूटन पर, बेंडिंग स्ट्रेस आप जानते हैं किससे प्रदर्शित करेंगे, तो एफ से या फिर सिग्मा बी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये चीज आपको बता है कितना दिया 140 न्यूटन, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक सीमित कर दिया जाए तो इस पर कितना सुरक्षित भार लगाया जा सकता है, विक्षेप तथा मतलब सुरक्षित कितना भार लगाया जा सकता है, भार को कारण इसका मतलब हमें W जो है ये मान ज्ञात करना है W का। ठीक है ना, भार को W से प्रदर्शित करते हैं वेट को। अब देखिए तब विक्षेप तथा विस्थापन भी ज्ञात करना है। विक्षेप मतलब विस्थापन क्या होता है, H से प्रदर्शित करते हैं, इसे ज्ञात करना है। और देखिए कड़ापन को भी ज्ञात करना है, कड़ापन को हम ज्ञात लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं यस से। किससे, यस से। ध्यान रखिएगा कड़ापन को यस से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका भी मान ज्ञात करना है हमें। और ई का मान दिया हुआ है, इसे यहाँ पर लिख दीजिए। ई का मान दिया हुआ है 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है ना, तो बोलिए क्या इतना समझ पाए आप सब। ठीक है दोस्तों, आई होप आप अच्छे से भी समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो दोस्तों ये चीज हो गया हमारा गिवन डाटा, जो भी चीज दिया था वो लिख लें और जो ज्ञात करना वो भी लिख लें। ठीक है ना, तो चलिए अब जो हम सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक चीज आप देख रहे हैं नमन प्रतिबल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर देखिए पत्तीदार स्प्रिंग। तो पत्तीदार स्प्रिंग का हम आपको फार्मूला ऊपर लिखे थे। ठीक है, जिसे आप लोग नोट किए थे, और नीचे जो कुंडलीदार का लिखे थे, लेकिन यहाँ पर पत्तीदार का लगेगा। ठीक है ना, देखिए ना पत्तीदार में नमन प्रतिबल निकालना है। तो आपको बताया था नमन प्रतिबल निकालने के लिए पहले गिवन डाटा को साइड करिए। तो दोस्तों अब जो है हम सब फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, जो कि नमन प्रतिबल का, तो नमन प्रतिबल को आप जानते हैं सिग्मा, किससे, सिग्मा बी या फिर एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एफ बराबर होता है मतलब बेंडिंग स्ट्रेस बराबर जो होता है, फार्मूला क्या होता है आपको भी बताएं, 3/2 गुणे WL/NBT स्क्वायर। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिए मान पुटअप करिए, 3/2 गुणे W का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो W यहाँ पर लिख दीजिए वेट को, L लंबाई, लंबाई देखिए दोस्तों 1.20 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है ना, बट दोस्तों यहाँ पर हम लोग मीटर में नहीं लिख कर mm में चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मेन चीज जो नमन प्रतिबल है ये किस में है, न्यूटन पर mm स्क्वायर में, इसीलिए हर एक मान को यहाँ पर mm में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए लंबाई को पहले यहाँ पर चेंज कर लें। लंबाई 1.20 दिया है, इसमें जो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे mm में चेंज करने के लिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 1200 mm। बोलिए इतना समझ पाए। तो यही चीज यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1200/में n का मान, n क्या है दोस्तों ध्यान दीजिए, प्लेटों की संख्या 10 दिया हुआ है, गुणे b का मान दोस्तों 80 mm दिया हुआ है, गुणे t का मान थिकनेस 10 mm दिया हुआ है, 10 mm का स्क्वायर कर दीजिए। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिएगा ध्यान से f बराबर यहाँ से ज्ञात करिए। दोस्तों यहाँ पर f का भी मान दिया हुआ है, इसे भी पुट कर लीजिए। ठीक है, देखिए f का जो मान दिया है यहाँ पर f बराबर आपका दिया हुआ है f का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है 140। तो यहाँ पर 140 आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान से। तो देखिए दोस्तों अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम सब। ठीक है ना, देखिए सॉल्व करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इस 140 को ऐसे रहने दीजिए, 3/2 भी रहने दीजिए। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए पहले। ठीक है, देखिए ये तो मल्टीप्लाई सी में होगा, इससे डिवाइड होगा, तो यहाँ 2 से यहाँ पर डिवाइड करिए, 2 × 12, 6 में डिवाइड हो गया। अब देखिए ध्यान से यहाँ जो है 3 मतलब 6 × 18, इसे यहाँ से हटा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, 6 × 18 W। ठीक है ना, अब में अब देखिए यहाँ पर बचा 8 दैया में 80 दैया में 800 गुणे 10 दैया में 100, 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 140 है ना, तो देखिए 140 लिखिए, इक्वल करिए 18 W में 800 का 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 80,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 80,000, मतलब 40 हो गया नीचे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 8 112 होता है, 1 0 2 2 4 1 5 0 हो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 इक्वल करिए 18 और ये W कर दीजिए। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान से देखिएगा, इस W के मान निकालेंगे, 18 को यहाँ पर आएगा, डिवाइड करेगा। ठीक है, तो W बराबर 112/50 में 18। अब चलिए इसे डिवाइड कर लेते हैं दोस्तों, तो कितना निकलेगा W बराबर, कैलकुलेटर से प्रयोग करते हैं। देखिए निकलेगा आपका 112.50 ठीक है, डिवाइडेड अपन 18 आपका आ गया दोस्तों 622.22। कितना आ गया 622.22।
ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये जो है W का मान निकल गया, लेकिन W का मान किस में निकलता है, तो किलो न्यूटन में। किस में निकलेगा, किलो न्यूटन में, बोले न्यूटन में, सॉरी दोस्तों किस में निकलेगा, न्यूटन में। ठीक है, न्यूटन में निकलेगा। ठीक है, इसे चाहे तो आप लोग किलो न्यूटन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किलो में चेंज करने के लिए 1000 से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है ना, तो जो आपका दशमलव खसक के यहाँ पर चलाएगा। ठीक है ना, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं किलो न्यूटन में भी, या फिर न्यूटन में लिख दीजिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमारा मान यहाँ पर क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो चलिए ये चीज हो गया। अब ज्ञात करेंगे हम सब क्या, इसे बस चेक भी कर लेते हैं आंसर को अपने सही है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ गया। ठीक है दोस्तों, यही चीज दिया है अपना। ठीक है ना, कितना दिया है, 622 से दिया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि दोस्तों ये किलो न्यूटन में ज्ञात किया है। ठीक है ना, इसलिए उसका मान आया है 6.22 करके आया है। ठीक है ना, उस हिसाब से, बट हम लोग का इतना भी सही है। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम सब देख लेंगे एक चीज कि यहाँ से जो है दोस्तों अब निकल जाएगा, ये तो निकल गया वेट। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। अब ज्ञात करेंगे, वेट तो ज्ञात होगा, एच मतलब विस्थापन ज्ञात करिए। तो देखिए विस्थापन का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन मतलब हम आपको बताया 3/2 है, तो 3/, यहाँ पर 8 लिख दीजिए, इसका घन गुणे करिए W, यल है तो यल पे क्यूब लिखिए, अपान में n है तो यहाँ पर अलग से ई लगा दीजिए, इंटू में NBT यही लिख दीजिए, NBT, बट यहाँ पर स्क्वायर की जगह पे क्यूब कर दीजिए। बोलिए यही बताया ना, तो ध्यान दीजिएगा, एच का मान ज्ञात करना है। एच ऐसे रहने दीजिए, 3/8 लिखिए, गुणे करिए। ठीक है ना, WL क्यूब दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया है, WL क्यूब। तो देखिए यहाँ से W का मान देख लेते हैं हम सब। W का मान हमारा दोस्तों कितना दिया है, यहाँ से निकल गया 622.2 केवल ले रहे हैं। ठीक है ना, 22 नहीं ले रहे हैं। गुणे करिए, L का मान आपको पता है 1200 है, तो 1200 का क्यूब कर दीजिए, अपान में करिए E का मान, E का मान यहाँ से निकल गया है 2 × 10⁵ ये हो गया, गुणे N का मान 10 है, देखिए यहाँ से। ठीक है, अब B का मान देखिए 80 दिया हुआ है, गुणे 80 करिए, गुणे T का मान देखिए, T मतलब 10 दिया है, 10 का क्यूब कर दीजिए। ठीक है, 10 का क्यूब। बोलिए इतना समझ पाए। अब देखिएगा H बराबर क्या निकलेगा 3/8 गुणे। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना है 622.2 गुणे 1200 को पहले क्यूब कर लीजिए। ठीक है ना, तो 12 बढ़ेंगे 144, 144 बढ़ेंगे 1728 होता है। कितना, 1728, और 2 0 है, 2 3 6 0, 2 2 4 2 6 0, इतना कर देंगे। एक बार हम देख भी लेते हैं मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 1200 गुणे 1200, बिल्कुल सही है दोस्तों, 2 2 4 2 6 0, 1728, बिल्कुल सही है। ठीक है ना, अब देख लेते हैं इसके नीचे, देखिए 2 × 10⁵ कर लिए। ठीक है, गुणे करिए, 8 दैया में 800, 80 दैया में 800, और देखिए 10 का घन करेंगे तो कितना हुआ, 10 × 100 में 1000। ठीक है, तो अब देखिए H बराबर यहाँ से क्या निकला 3/8 गुणे, यहाँ पर देखिए 622.2 करिए, गुणे यहाँ पर 1728 सिर्फ लिखिए, और 2 2 4 2 6 0 को ऐसे लिख दीजिए। ठीक है ना, पावर के रूप में। अब देखिए यहाँ से 2 × 10⁵ हो गया, गुणे यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, 8 एकम 8। ठीक है, 2 3 2 5 0, मतलब 10 की पावर 5 0 यहाँ हो गया। इतना समझ पाना। अब देखिएगा मैं चीज, यहाँ पर देखिए 5 घात यहाँ है, 5 घात यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, एक चीज बचिएगा, यहाँ से जब ये भी डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 घात बचेगा। ठीक है ना, 10 को काट दिए तो यहाँ पर 1 घात घट गया। ठीक है, 4 ही बचा। इतना समझ पा रहे हैं ना, तो H बराबर निकल जाएगा आपका 3/8 गुणे ये है ना, तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले, देखिए कितना हो रहा है। इसका मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख ले रहे हैं, देखिए 622.2 गुणे 1728। ठीक है, 1728 इक्वल के दोस्तों आ गया ये आपका मान 1000, मतलब 10 75 16.1। ठीक है ना, अपान में, अब यहाँ पर कर लीजिए, देखिए 8 दूना 16 होता है, कितना होता है 8 दूना 16 गुणे 10 के पावर कितना है, ये 4 है, 4 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा H बराबर क्या निकला, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या निकलता है, इसमें जो है मल्टीप्लाई करिए
इक्वल करके गुणा करिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, निकल आएगा आपका 32 25 पॉइंट नहीं 32 25 48 और 4.8, ठीक है ना। 32 25 48 4.8 अपान में 16 8 144 नहीं दोस्तों 16 8 16 85 16 16 7 112 16 8 128, ठीक है। 16 8 128 गुणे 10 की पावर 4। बोलिए इतना समझ पाए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है। तो देखिए 10 के पावर 4 होने के बाद क्या करेंगे हम सब, अब कर देते हैं सीधे डिवाइड, ठीक है ना। सीधे डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या निकलेगा आपका, आ गया 32 25 48 फिर क्या है 4 है 48 4.8 डिवाइडेड अपन 128 में 40 इक्वल कर दिया आपका आ गया 2.519, ठीक है ना। ये हो गया विस्थापन का मान, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये क्या हो गया विस्थापन का मान, जो कि दोस्तों विस्थापन क्या होता है, दूरी होता है जिसे हम मीटर मतलब mm में चेंज कर देंगे, ठीक है। देख लेते हैं वैसे किस में दिया है, ये भी दोस्तों mm में ही दिया है। किस में दिया है, तो mm में दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ से दोस्तों आप ये सब क्या करेंगे mm में ज्ञात कर लेंगे मान, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना। तो यहाँ से ये चीज़ ज्ञात हो जाएगा। अब देख लेते हैं, बेस्ट आपको फार्मूले याद रखने, उसे मान पुट करते हैं, ठीक है ना। देखिए ये चीज़ हो गया। अब हमें क्या याद करना है, देखिए अब निकालेंगे कड़ापन का मान। किसका, कड़ापन। तो ध्यान दीजिएगा जो कड़ापन का मान है इसको देख लीजिए क्या निकलेगा। तो इसे क्या करें दोस्तों, ये गिवन डाटा को रफ कर दें क्योंकि याद भी है हमें, या फिर ऊपर वाला रफ कर दीजिए क्वेश्चन ही। देखिए ये क्वेश्चन रफ कर देते हैं, यहाँ पर निकालेंगे हम सब कड़ापन का मान, ठीक है। देखिए लिखेंगे कड़ापन, ठीक है ना। देखिए दर्शाते हैं यस से, यस बराबर फार्मूला क्या होता है, तो W/H होता है। क्या, W/H मतलब भार बटे विस्थापन होता है। तो भार का मान रखिए, भार W का मान कितना आता 622.22 डिवाइडेड अपन H का मान कितना है 2.519, ठीक है ना। डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कितना मान आया हमारा 622.22 डिवाइडेड अपन 2.519, ठीक है ना। ये आपका निकल गया दोस्तों टोटल मान 247.01, ठीक है ना। ये आपका हो गया कड़ापन, ठीक है दोस्तों। इसका देख लेते हैं वैसे, ठीक है दोस्तों। इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन पर mm होता है, ठीक है। क्या होता है, न्यूटन पर mm होता है, ठीक है। आई होप आप ये भी समझ पाएंगे कि कड़ापन का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। यही मान निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाए ना आप सभी। आई होप दोस्तों आप ये भी अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है इसे जो है दोस्तों अब रफ करते हैं, ठीक है। और इस चैप्टर में जो है एक न्यूमेरिकल और है जो कि कुंडलीदार स्प्रिंग से संबंधित देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या था, ये पत्तीदार स्प्रिंग से संबंधित था, ठीक है ना। तो चलिए इसे रफ कर दें, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारा लेक्चर भी यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये दोस्तों जो है इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसे आप लोग ध्यान से देखिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने सभी फ्रेंड्स के पास हमारे लेक्चर जरूर प्रोवाइड कीजिए और अपने ग्रुप में भी ये लेक्चर जरूर डालिए, ठीक है, ताकि सारे फ्रेंड्स को, आपके जितने भी आपके फ्रेंड हैं सबको हेल्प मिल सके, ठीक है ना, इस लेक्चर के द्वारा। इसे दोस्तों जरूर आप लोग सभी बच्चों का हेल्प जरूर करिए, ठीक है ना। और इस लेक्चर को जरूर प्रोवाइड करिएगा, ठीक है ना, शेयर जरूर करिए। तो चलिए देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझिए। ये दोस्तों देखिए ये कुंडलीदार स्प्रिंग से संबंधित है पहली बात, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, एक बंद कुंडलीदार स्प्रिंग 6 mm व्यास की तार का बना है, ठीक है, जिसका औसत व्यास 80 mm तथा कुंडलियों की संख्या 12 है। यदि अधिकतम कर्तन प्रतिबल 315 न्यूटन पर mm हो और जी मतलब क्या बोलते दोस्तों, गीगा का मान दिया 84 × 10⁻³ न्यूटन पर mm³, ठीक है। तो स्प्रिंग के लिए अधिकतम अक्षीय भार तथा विस्थापन ज्ञात करिए, ठीक है ना। ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले गिवन डाटा को लिखेंगे, ठीक है ना, देन आफ्टर इसे हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बेहिचक आप लोग अच्छे देखिए, ठीक है। और जो दोस्तों एक चैप्टर और है न्यूमेरिकल का जो 10 चैप्टर है, ठीक है ना,
उसे जो है हम सब इलेक्ट्रिकल वाले पार्ट जब कवर करेंगे तो उसके साथ उस वाले चैप्टर को भी कवर कर लेंगे, ठीक है ना। उसमें ज़्यादा नहीं है फिलहाल, लेकिन जो भी है उसे उसी के साथ कवर कर लेंगे, सिंगल लेक्चर में उसे पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। वैसे भी एक इलेक्ट्रिकल का आपको प्रोवाइड करना ही है, ठीक है ना, इसलिए। और इसको यहीं पर इसको केवल हल करेंगे, ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को रख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या चीज़ दिया हुआ है, गिवन को पहले लिखिए, ठीक है। गिवन देखिए, गिवन ने दिया है स्प्रिंग का व्यास, मतलब डी बराबर दिया हुआ है 6 mm। बोलिए इतना समझ पाए कि तार का बना है, इसकी औसत व्यास 80 mm है। औसत व्यास देखिए, औसत व्यास को भी, स्प्रिंग का व्यास तो इतना हो गया डी बराबर, ठीक है। औसत व्यास जो दिया है इसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित कर लेते हैं, ठीक है, जो कि दिया है 80 mm। बोलिए इतना समझ पाए, औसत व्यास को किससे प्रदर्शित की, कैपिटल डी से। तो 80 mm निकल गया, तथा कुंडलियों की संख्या 12 है। कुंडलियों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, आप लोगों को बताया है कि कुंडलियों की संख्या n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 12 दिया है। यदि अधिकतम नमन कर्तन प्रतिबल, ठीक है, कर्तन प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से। Q बराबर 315 न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्या दिया है, न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो G गीगा पास्कल, मतलब गीगा का मान दिया 84 गुणे 10⁻³ न्यूटन पर mm क्यूब, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ यहाँ से निकल गया। अब देखिए ध्यान से, ये क्यूब नहीं होगा दोस्तों, स्क्वायर होगा, ठीक है ना, हम भूल के लिख दिए साथ, ठीक है ना, स्क्वायर होता है। अब देखिए, तो स्प्रिंग के लिए अधिकतम क्या कहा है, तो स्प्रिंग के लिए अधिकतम अक्षीय भार मतलब W का मान ज्ञात करना और विस्थापन भी ज्ञात करना है। विस्थापन देखिए, कुंडलीदार है तो इसमें विस्थापन को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो यहाँ पर डेल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। पत्तेदार में एच से प्रदर्शित करते हैं, कुंडलीदार में डेल से, ठीक है। इतना ध्यान रखें क्योंकि सबका फार्मूला अलग अलग है। तो ये चीज हो गया आपका गिवन डाटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला क्या, अधिकतम नमन कर्तन प्रतिबल मतलब शियर स्ट्रेस मतलब क्यू बराबर आपको फार्मूला बताया है, क्या बताया दोस्तों, 16 WR/πd², यही बताया ना। फिलहाल एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया आप, तो ठीक है दोस्तों, WR/πd³ होता है यहाँ पर, क्या होता है, πd³, बिल्कुल अब सही है, ठीक है ना, क्या होता है, πd³। अब देखिए मान पुटअप करिए, क्यू का मान देखिए कहाँ पर, 315 लिखिए इक्वल 16 लिखिए गुणे W का मान देख लीजिए दोस्तों, हमें पुट करना है इंटू R का मान यहाँ पर देखिए, कहाँ से R का मान कहीं पर दिया है, नहीं दिया है। ये क्या होता है, रेडियस होता है। रेडियस किसमें घटाएंगे, जो मेन वाला मतलब औसत जो व्यास है उसमें से घटाएंगे। तो जानते हैं आप लोग D बराबर कितना दिया है, 80 mm, ठीक है। तो जानते हैं डाया बराबर क्या होता है, हाफ त्रिज्या का होता है, मतलब त्रिज्या बराबर निकाल लीजिए, डाया का आधा त्रिज्या कहलाता है, ठीक है ना, डाया का आधा त्रिज्या कहलाता है। तो डाया का मान पुट करिए 80/2 डिवाइड करिए 40 mm, R का मान 40 निकल गया, तो यहाँ पर आप 40 लिख सकते हैं। इट्स ओके, समझ पाए। अब देखिए पाई का मान आप पाई लिख दीजिए, अभी मान पुट कर देंगे सीधे। अब देखिए डी का मान, ध्यान दीजिए दोस्तों, डी का मान क्या है, डी पे क्यूब है, ठीक है ना। डी का मान देख लीजिए कितना है, 6 है, तो 6 का क्यूब कर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इतना समझ पाए। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इसे सॉल्व करिए आप, ठीक है। 16 चौक के 64, एक जीरो है, जीरो बढ़ाइए, W लिख दीजिए, हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर पाई लिखिए गुणे 6 का घन कीजिए, 6 6 36, 6 के 216 हो गया। अब इसका यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई हम करते हैं, ठीक है ना, देखते हैं कैलकुलेटर का प्रयोग करके कितना आता है। देखिए 315 गुणे आ गया आपका पाई, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब क्या, पाई, शिफ्ट के साथ दबा देंगे, पाई गुणे और क्या 216 कर देंगे, तो ये आपका निकल आया यहाँ से मान 213 और 75, ठीक है। कितना दिया है, 21,37,500 नहीं दोस्तों, 21,37,53 बस इतना दिया, ठीक है। मतलब 21 लाख सॉरी दोस्तों 2,13,753 दिया है, ठीक है ना। पॉइंट में कर दीजिए 96 ये आया, ठीक है। इक्वल कर दीजिए, अब इसका मान यहाँ पर लिखिए 640 W। बोलिए इतना समझ पाए। तो देखिए W बराबर ज्ञात कर लीजिए, तो W बराबर निकल जाएगा हमारा 200 कितना है, 13 हो गया, 75 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 8.96। अब यही नीचे आएगा तो भाग करेगा, यहाँ पर 640 नीचे लिख दे रहे हैं, ठीक है। बोलिए इतना समझ पाए। तो चलिए इसमें अब डिवाइड कर देते हैं, किससे दोस्तों करेंगे, इससे डिवाइड कर देते हैं हम सब, ठीक है। 640 से करेंगे तो टोटल मान आ जाएगा आपका
333.99, ठीक है ना। इसे 334 भी कर सकते हैं क्योंकि 99 दिया है, ठीक है। फिलहाल आंसर चेक कर लेते हैं कितना आया। बिल्कुल सही दिया दोस्तों, 334 ही दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 99 है, एक 10 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर 34 सीधे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और डब्ल्यू को किस में लिखते हैं, तो किलो न्यूटन में लिखते हैं, ठीक है। किस में लिखते हैं, तो न्यूटन में लिखते हैं, किलो न्यूटन में नहीं, ठीक है, न्यूटन में, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ये भी समझ पाएंगे। देखिए इतना आपका न्यूटन में मान निकला है, ठीक है। देखिए अब क्या ज्ञात करेंगे हम सब, ध्यान दीजिए। अब हमें डेल का मान ज्ञात करना, मतलब विस्थापन का। अक्षीय भार पता हो गया, डेल का मान यहाँ पर ज्ञात कीजिए। डेल बराबर आपको फार्मूला बताया है, क्या होता है, 64 होता है, 16 की जगह पर 64, डब्ल्यू आर यहाँ पर होता है क्यूब स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर इंटू एन, ठीक है। अपान में होता है क्या होता है दोस्तों, अपान में जी डी पे 4, यही होता है शायद। एक बार देख लेते हैं हम, यहाँ पर फार्मूला चेक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर बट क्यूब ही है, ठीक है ना, 64 डब्ल्यू आर पे क्यूब इंटू एन जी डी पे 4, ठीक है। अब देखिए डेल का मान हमें तो पता करना है ना, देखिए आंसर, तो डेल यहाँ पर लिख देंगे ऐसे, 64 लिख दीजिए, गुणा करिए, डब्ल्यू का मान पता है कितना है, 334 आया है, गुणे करिए आर का मान हमें पता है 40 का क्या करेंगे, सिंपल 40 का क्यूब कर देंगे, क्यूब है तो, गुणे एन का मान लिख दीजिए, एन का मान देखिए कितना है, कुंडली स्प्रिंग की संख्या 12 है। अपान करिए, दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, यहाँ 12 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, नहीं दिखाई दे रहा हो तो। देखिए जी है, जी का मान देख रहे हैं, जी का मान हमें पता है कितना दिया है जी, देखिए ध्यान से, जी का मान यहाँ दिया है 84, यहाँ है 84 गुणे 10 के पावर 3, बोलिए इतना समझ पाए। मल्टीप्लाई करिए, डी का मान 6 दिया है, 6 पे पावर 4 लगा देंगे, ठीक है। तो डेल का मान यहाँ से ज्ञात होगा 34 में 64 का पहले गुणा करिए जल्दी से, कितना 64 मल्टीप्लाई 334, ठीक है ना। इसका किए तो आ गया 21 376, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, 4 का घन करिए, 4 चौके 16 चौके 64 किए। अब देखिए 3 जीरो यहाँ पर बढ़ा दीजिए, 3 घात 3 जीरो हो जाएगा, ठीक है। गुणे में 12 कर दीजिए, अपान में 84 गुणे 10 का घन करेंगे तो 1000 होगा, गुणे 6 का घन करेंगे तो मतलब 4 ना, 6 36 छक्के 216 छक्के कर दीजिए, 216 गुणे 6, ये आपका आ गया 1296, कितना है 1296, बोलिए इतना समझ में 1296। अब देखिए इसका मान यहाँ से पुट करिए, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सीधे कितना है, 21376 गुणे 64 1 2 3 3 जीरो गुणे 12, ठीक है, डिवाइडेड अपन, फिलहाल गुणे इससे मल्टीप्लाई पहले लिख लेते हैं, कितना है 1.641, इतना लिख लेते हैं। नीचे अब कर लेते हैं, देखते हैं कितना दिया है। फिलहाल दोस्तों ये जो है, एक मिनट फिर से एक बार कर लेते हैं, हमें लगता है कुछ मिस्टेक हो गया, 21 क्योंकि ये पॉइंट में नहीं आएगा, 376 गुणे 64 000 गुणे में दोस्तों 12 करेंगे, ठीक है दोस्तों, 12 कर रहे हैं तो फिलहाल इसमें आ रहा है हमारा 1.64 गुणे 10 के पावर। फिलहाल एक काम करिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब जो है यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें ये जीरो छोड़ दीजिए, ठीक है। क्या है 21 376 गुणे करिए 64 में, फिर गुणे करिए 12 से, ठीक है ना, 12 में भी मल्टीप्लाई किया, हो गया 164 16 768 गुणे, ये देखिए 10 के पावर 3 घात लिख दीजिए इसे, ठीक है ना, सिंपल इसे 10 के पावर 3 घात लिख दीजिए। अब इसका नीचे वाला मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, देखिए नीचे वाले का मल्टीप्लाई इसका और इसका कर दीजिए केवल, ठीक है, मतलब 84 गुणे कितना है 1296, ठीक है। तो ये आपका निकल के आया 108864, ठीक है ना, गुणे में ये 10 के पावर, इसे भी 3 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो गया, अब बचाइए, इससे डिवाइड करके मान ज्ञात कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका सही। देखिए 16 4 1 6 7 6 8 डिवाइडेड अपन 10 88 64 डिवाइडेड अपन, आ गया दोस्तों आपका 150, राइट,
कितना आया 150 पॉइंट 8 आ रहा है, ठीक है ना। फिलहाल ये क्या विस्थापन है, इसलिए अभी किस में निकलेगा, mm में। देख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर चेक कर लेते हैं कितना आया है। बिल्कुल सही आया दोस्तों, ठीक है ना। 8 है, मान लीजिए यहाँ पर 151 लिख दिया सीधे, ठीक है ना। तो लगभग में आप भी लिख सकते हैं क्या 151, ठीक है, mm, ठीक है। तो बोलिए इतना समझ पाना, डेल का मान 151 mm भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप ये अच्छे समझ पाए होंगे, ठीक है ना, जो भी चीज़ था। तो दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर 9 है खत्म हो जाता है इसी पे, ठीक है। जस्ट अगले लेक्चर में बहुत ही जल्द मिलते हैं, जिसमें हम सब चैप्टर नंबर 10 और इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट पूरा अच्छे से कवर कर लेंगे सिंगल लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। और थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हाँ ठीक है, ठीक है। अब जो है आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और हमारे लेक्चर को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।